हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम निधि गिल। आज हम अपने क्लास 12 के फर्स्ट चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे और आज हम हैदराबाद के इंटीग्रेशन को स्टडी करेंगे। इससे पहले हमने लास्ट क्लास में इंटीग्रेशन ऑफ जूनागढ़ को स्टडी किया था और देखा था किस तरीके से जूनागढ़ प्रिंसली स्टेट भारत का हिस्सा बनता है। अभी तक के इस चैप्टर के मैं 4 पार्ट अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने इस चैप्टर की स्टार्टिंग से वीडियो नहीं देखी है, गो एंड चेक इट आउट दोज वीडियोस। आपको उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। साथ में आपको अपनी इस बुक के सिलेबस की लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो आज चलिए हम शुरू करते हैं अपने हैदराबाद के इंटीग्रेशन की स्टोरी को। तो हैदराबाद के इंटीग्रेशन को जानने से पहले हैदराबाद की ज्योग्राफिकल लोकेशन को समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम देखते हैं हैदराबाद इंडिया की ज्योग्राफिकल लोकेशन में प्रिंसली स्टेट की फॉर्म में उस टाइम कैसा दिखता था। सो दिस वॉज द हैदराबाद। ये पुराने टाइम का आप बोल सकते हो, जब हैदराबाद एक प्रिंसली स्टेट था, लार्जेस्ट प्रिंसली स्टेट आप बोल सकते हो इंडिया का, तो उनकी लोकेशन ऐसी थी। यहाँ पे प्रेजेंट डे के कौन कौन से स्टेट्स है जो हैदराबाद में कवर करते हैं। आप देखोगे यहाँ पे हैदराबाद का काफ़ी सारा एरिया उस टाइम के आज के महाराष्ट्र रीजन में आता था। साथ में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, ठीक है ना, ये पूरा तेलंगाना का और नीचे आंध्र प्रदेश का रीजन, ये भी हैदराबाद का पार्ट था। और यहाँ पे कर्नाटका का। आपकी बुक में सिर्फ और सिर्फ 3 स्टेट्स को बताया गया है जो ओल्डर हैदराबाद के पार्ट थे। वन इज महाराष्ट्र, अनदर वन इज आंध्र प्रदेश एंड हियर कर्नाटका। क्योंकि आपकी बुक पुरानी है, अपडेटेड नहीं है, इसलिए वहाँ पे तेलंगाना मेंशन नहीं है। 2014 में आंध्र प्रदेश से सेपरेट होके तेलंगाना भी एक स्टेट बन जाता है। तो आज आप अपने आज के हिसाब से अगर लिख सकते हो बुक के अंदर, एडिट कर लेना तेलंगाना को। कौन कौन से 4 मेजर स्टेट्स थे जो ओल्डर हैदराबाद के पार्ट थे, आज के महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका। अब आपने अंडरस्टैंड कर लिया है ज्योग्राफिकल लोकेशन हैदराबाद की। अब हम देखते हैं हैदराबाद में उस टाइम क्या सिचुएशन थी और कैसे भारत ने हैदराबाद को इंडिया का पार्ट बनाया। So, who was Osman Ali Khan? Osman Ali Khan was the ruler of Hyderabad. निज़ाम उस्मान अली खान के नाम से जाने जाते थे। आपने एक चीज़ कॉमन नोटिस की होगी, जूनागढ़ के शासक को भी आगे टाइटल निज़ाम यूज़ किया जाता था। यहाँ पे भी हम देख रहे हैं टाइटल निज़ाम यूज़ किया जा रहा है। इन द सेम वे भोपाल के जो शासक थे उनके टाइटल के आगे भी निज़ाम कैरी किया गया था। तो निज़ाम एक टाइटल था जो बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स के प्रिंस उस टाइम कैरी कर रहे थे और ये टाइटल इनको मुगल टाइम में दिया जाता है। तो निज़ाम उस्मान अली खान, ही वॉज द रूलर ऑफ हैदराबाद ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस ईयर 1947 में। और उस टाइम हैदराबाद हमारी लार्जेस्ट प्रिंसली स्टेट थे। जैसे हमने जूनागढ़ को देखा, जूनागढ़ के एरिया को अगर हम कंपेयर करेंगे या इधर हम मणिपुर पढ़ेंगे, तो जो मेजर आप बोल सकते हो लार्जेस्ट प्रिंसली स्टेट बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था इंडिया का पार्ट बनने के लिए, वो हैदराबाद था। क्या प्रॉब्लम थी हमने पढ़ लिया है। प्रेजेंट डे महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और आप इसमें तेलंगाना भी लिख लेना, ये पार्ट थे हैदराबाद रीजन के, ओल्ड हैदराबाद के। हैदराबाद के निज़ाम डिक्लेयर कर देते हैं इंडिपेंडेंट कि उन्हें 3 चॉइसेस में से, जो 3 चॉइसेस दी गई थी प्रिंसली स्टेट को, इंडिया के साथ मिलना, पाकिस्तान के साथ मिलना या एक स्वतंत्र देश रहना, हैदराबाद के निज़ाम इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करते हैं आफ्टर त्रावणकोर। त्रावणकोर सबसे पहला प्रिंसली स्टेट है जो अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करता है और उसके ठीक नेक्स्ट डे हैदराबाद भी अपनी इंडिपेंडेंस को डिक्लेयर कर देता है। इन बिटवीन हमने जूनागढ़ को तो मिला लिया था और जम्मू एंड कश्मीर को भी मिला लिया था, क्योंकि हम अब तक हैदराबाद के निज़ाम ने ये चीज़ देख ली थी इंडियन गवर्नमेंट की क्या अप्रोच है। जैसे कि हमने जूनागढ़ के केस स्टडी में पढ़ा था, हम अपने इंडियन फोर्सेस को भेजते हैं बाउंड्रीज को कैप्चर करने के लिए और दबाव डालते हैं, राजा वहाँ से भाग जाता है पाकिस्तान और वहाँ पे रेफरेंडम इलेक्शन करा के जूनागढ़ को भारत का हिस्सा बनाया जाता है। कुछ हालात गड़बड़ थे कश्मीर में भी। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हैदराबाद के निज़ाम ने साफ साफ भारत सरकार को ये आदेश दिए कि अगर हम किसी भी तरीके का निज़ाम के अगेंस्ट स्टेप उठाएंगे तो निज़ाम पाकिस्तान फोर्सेस से हेल्प ले लेंगे। इसी चीज़ को ठीक करने के लिए इंडिया की गवर्नमेंट और निज़ाम के बीच में एक एग्रीमेंट साइन होता है। इसका नेम है स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट। स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट का मतलब क्या है, हम एकदम स्टिल रहेंगे, कोई भी एक्शन नहीं लेंगे,
बातचीत करने का मौका दिया जाएगा हैदराबाद के साथ, डायरेक्ट एक्शन नहीं लिया जाएगा। तो स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन होता है, कब होता है? नवंबर 1947 में। और याद रखना, स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट जब साइन किया जाता है उसका जो टाइम पीरियड है वो सिर्फ और सिर्फ 1 साल है, यानी कि हैदराबाद को 1 साल की चॉइस दी जाती है। आप 1 साल का टाइम ले लीजिए, सोच लीजिए आपको क्या डिसीजन लेना है, इंडिपेंडेंट ही रहना है, इंडिया का पार्ट बनना है या पाकिस्तान का पार्ट बनना है। इस स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट का टाइम पीरियड था नवंबर 1947 से नवंबर 1948 तक। इस पूरे 1 साल तक हैदराबाद के निज़ाम के साथ इंडियन पॉलिटिकल लीडर्स, जो हमारे फेमस लीडर है सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनको रोल दिया गया था सभी प्रिंसली स्टेट को मर्ज करने का, इनके साथ बहुत सारी नेगोशिएशंस चलती हैं। एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताती हूँ, आपकी पिक्चर में आपको दिखेगा सरदार वल्लभ भाई पटेल और हैदराबाद के निज़ाम की मीटिंग की फ़ोटो। जब हैदराबाद के निज़ाम सरदार वल्लभ भाई पटेल से मिलते हैं तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को धमकाया जाता है, थ्रेटन किया जाता है बाय निज़ाम, क्योंकि वो वर्ल्ड के रिचेस्ट पावरफुल लोगों में से थे और वो धमकी देते हैं कि भारत किसी भी तरीके से हैदराबाद को अपना हिस्सा बनाने की कोशिश नहीं करेगा। उस टाइम सरदार वल्लभ भाई पटेल बहुत ही स्मार्टली वर्क करते हैं और निज़ाम को ज़्यादा, आप बोल सकते हो, रिस्पॉन्स नहीं करते और उनकी बात को एग्री करते हैं। इन बिटवीन अभी तक की जो पिक्चर में हमने ये समझा कि हैदराबाद के निज़ाम बिल्कुल भी भारत का हिस्सा बनने के लिए तैयार नहीं है। स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन कर लिया गया है नवंबर 1947 में इंडियन गवर्नमेंट के साथ, और इंडियन गवर्नमेंट भी बहुत ज़्यादा प्रेशर में है, हैदराबाद के अगेंस्ट वो कोई भी स्टेप नहीं उठा पा रही है। लेकिन इन बिटवीन पीपल मूवमेंट शुरू कर देते हैं। क्यों कर देते हैं? क्योंकि हैदराबाद की जो पॉपुलेशन है, आप बोल सकते हो वो भी 80 to 90% पॉपुलेशन हिंदू है और लीडर कौन है? मुस्लिम। तो जैसे कि हमने जूनागढ़ में देखा था, सामलदास गांधी की लीडरशिप में जूनागढ़ में मूवमेंट शुरू हो जाता है। यहाँ पे भी हैदराबाद के ऑपरेसिव रूल, जो इनका इतना क्रूर शासन था, उसके खिलाफ यहाँ की जनता विद्रोह कर देती है। पीपल स्टार्टेड प्रोटेस्ट अगेंस्ट नवाब ऑपरेसिव रूल, जो नवाब का एकदम क्रूर शासन था, खासकर नॉन मुस्लिम्स के लिए नवाब का जो नेचर था, या आप बोल सकते हो जिस तरीके की नवाब की पॉलिसीज थी, वो काफ़ी ज़्यादा क्रूर थी। स्पेशली आप बोल सकते हो नवाब के ऑपरेसिव रूल का जो शिकार झेलना पड़ा वो वहाँ के पीजेंट्स और नॉन मुस्लिम्स महिलाओं को झेलना पड़ा। तो जब नवाब के खिलाफ मूवमेंट शुरू हुआ तो पीजेंट्स ऑफ तेलंगाना ने बहुत बढ़ चढ़ के भाग लिया और साथ में महिलाओं ने भी इस आंदोलन में बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट किया, क्योंकि ये दोनों स्पेसिफिक ग्रुप, नॉन मुस्लिम वुमेन और जितने भी नॉन मुस्लिम पीजेंट्स थे, वो नवाब के ऑपरेसिव रूल का ज़्यादा शिकार हुए थे। हैदराबाद टाउन जो है वो नर्व सेंटर था मूवमेंट का, नर्व सेंटर बोल सकते हो। मेन सेंटर जो मूवमेंट है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा विद्रोह हुए या विद्रोह की आवाज़ उठी, वो हैदराबाद टाउन था। इस मूवमेंट को पॉलिटिकली भी बहुत सपोर्ट मिला। कम्युनिस्ट जो पार्टी है हैदराबाद की, उन्होंने भी इस मूवमेंट को सपोर्ट किया, कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी की मानने वाले लोगों ने। और साथ में हैदराबाद की जो कांग्रेस थी, यहाँ पे मैं कांग्रेस लिखना भूल गई हूँ, आप लिख लेना, हैदराबाद कांग्रेस वर इन फोरफ्रंट ऑफ द मूवमेंट। दोनों ही मूवमेंट को पूरी तरीके से लेड कर रहे थे और लोगों को सपोर्ट कर रहे थे। तो अभी तक हमने देखा हैदराबाद में निज़ाम के खिलाफ आंदोलन शुरू हो गया और आंदोलन काफ़ी ज़्यादा, आप बोल सकते हो, तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। ऐसी सिचुएशन में निज़ाम के सामने कंडीशन काफ़ी ख़राब हो जाती है और निज़ाम इस आंदोलन को दबाने के स्टेप उठाता है। अब हम देखेंगे निज़ाम कैसे रिस्पॉन्स करता है मूवमेंट में, और निज़ाम का जो रिस्पॉन्स है वो हमारी इंडियन गवर्नमेंट को मजबूर कर देता है हैदराबाद में इंटरफेयर करने के लिए और अपनी इंडियन आर्मी को भेजने के लिए और पोलो ऑपरेशन शुरू करने के लिए। अब हम आगे देखेंगे किस तरीके से निज़ाम ने रिस्पॉन्स किया और निज़ाम के रिस्पॉन्स में इंडियन गवर्नमेंट ने रिस्पॉन्स किया। अब हम देखेंगे हैदराबाद के निज़ाम ने कैसे लोगों के मूवमेंट के अगेंस्ट रिस्पॉन्स किया। रिस्पॉन्स ऑफ निज़ाम अगेंस्ट मूवमेंट, क्योंकि हम ये बात पढ़ चुके हैं, हैदराबाद का निज़ाम वर्ल्ड के रिचेस्ट लोगों में से आता है और हैदराबाद किसी भी तरीके से वो नहीं चाहते थे इंडिया का पार्ट बने। तो लोगों के मूवमेंट को दबाने के लिए हैदराबाद के निज़ाम ने अपनी मिलिट्री फोर्स को
आर्म मिलिट्री फोर्सेस को भेजा और वहां पे उनको ऑर्डर्स दिए गए कि इस आंदोलन को दबाने के लिए तुम्हें हर तरीके की फ्रीडम है, लोगों को मारना है मारो, लूटपाट मचानी है, जो भी चीजें तुम्हें करनी है, इस मूवमेंट को दबाने के लिए तुम पूरी तरीके से फ्री हो। सो टू सप्रेस द मूवमेंट निजाम गिव ऑर्डर्स टू इट पैरामिलिट्री फोर्स, जो उनकी आर्मी थी उनको उन्होंने ऑर्डर्स दिए, इस आंदोलन को दबाने के लिए मिलिट्री फोर्स को भेज दिया गया लोगों के खिलाफ लड़ाई करने के लिए। निजाम की जो पैरामिलिट्री फोर्स है उसका नाम क्या था? द नेम ऑफ पैरामिलिट्री फोर्स ऑफ निजाम वाज रजाकारास। ये रजाकारास कोई व्यक्ति का नाम नहीं है, यहाँ पे किसी लीडर का नाम नहीं है, रजाकारास निजाम की मिलिट्री फोर्स का नाम था। जैसे हम देखते हैं, बहुत आपने नाजिज्म में पढ़ा है, हिटलर की भी अलग अलग मिलिट्री फोर्स थी और मिलिट्री फोर्स के सेपरेट नेम थे। तो इसी तरीके से यहाँ पे निजाम की जो मिलिट्री फोर्स थी उसका नेम था रजाकारास। तो निजाम अपने रजाकारास को भेज देते हैं विद्रोह को रोकने के लिए। और कमांडर कौन थे? निजाम की जो रजाकारास थे उनके कमांडर या जो मेन लीडर थे, जो लेड कर रहे थे पूरी सेना को, कासिम रजवी। कासिम रजवी जो है वो कमांडर रहे और सेना को पूरी तरीके से आजादी थी, वो किसी भी तरीके के स्टेप उठा सकती थी इस मूवमेंट को कुचलने के लिए। एक्शन कौन कौन से उठाए गए रजाकारास के बाद? एक्चुअली आपको ये बात समझनी होगी, जो रजाकारास मिलिट्री फोर्स थी वो वर्ल्ड वाइड फेमस थी अपने बहुत ज्यादा कम्युनल ऑपरेसिव किलिंग के लिए, लोगों को धर्म के नाम पे मारने के लिए। क्योंकि हमने पढ़ा हैदराबाद में ज्यादातर पॉपुलेशन हिंदू पॉपुलेशन थी, नॉन मुस्लिम ग्रुप था, तो रजाकारास बहुत ही क्रूअल एक्शंस लेते हैं, जैसे कि वो लोगों को मारना शुरू कर देते हैं। इनको पूरी आज़ादी होती है हर तरीके के स्टेप को पिक करने के लिए। दे रेप्ड एंड दे लूटेड, स्पेशली दे टारगेटेड विच ग्रुप? नॉन मुस्लिम ग्रुप। अब जब अहिंसा इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी, पूरी जगह वायलेंस होगी, कम्युनल राइट्स शुरू हो जाएंगे, लोगों को इतना ज्यादा मारा पीटा काटना शुरू किया जाएगा, तो गवर्नमेंट जो है हमारी वो शांत नहीं बैठेगी। इंडियन गवर्नमेंट इन बिटवीन एंटर करती है और अपना ऑपरेशन पोलो शुरू करती है। सो रिस्पॉन्स ऑफ इंडियन गवर्नमेंट हमारा अब नेक्स्ट टॉपिक है। गवर्नमेंट ऑर्डर टू इंडियन आर्मी, इंडियन आर्मी को भारत की सरकार ऑर्डर देती है कि वो इंटरफेयर करे और टैकल करे, हैंडल करे निजाम की फोर्सेस को, जो इतना ज्यादा अब तक नॉन वायलेंस मचा रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं, लूटपाट मचाई हुई है, इसको किसी भी तरीके से हमें टैकल करना है। और इंडियन गवर्नमेंट ऑर्डर देती है हमारे इंडियन आर्मी को कि वो हैदराबाद जाए और हैंडल करे सिचुएशन को। यहाँ पे आपको एक और बात याद रखनी है, अभी हमने जस्ट पढ़ा है नवंबर 1947 में स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन किया गया था हैदराबाद निजाम और इंडियन गवर्नमेंट के बीच में, जिसमें साफ साफ ये बोला गया था कि इंडियन गवर्नमेंट कोई भी एक्शन नहीं उठाएगी अगेंस्ट हैदराबाद। लेकिन जब वहां के रजाकाराज हैं, जिस तरीके से वो लोगों के साथ वहां पे बिहेव कर रहे थे, उसके रिस्पॉन्स में इंडियन गवर्नमेंट को 1 साल पूरा होने से पहले ही स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट के इंटरफेयर करना पड़ता है हैदराबाद की सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए। 14 सितंबर को इंडियन गवर्नमेंट अपना ऑपरेशन पोलो स्टार्ट करती है। क्यों इस ऑपरेशन को पोलो नेम दिया गया? क्योंकि वर्ल्ड वाइड हैदराबाद में सबसे ज्यादा पोलो स्टेडियम थे उस टाइम पीरियड में आजाद भारत में। 13 सितंबर को 1948 इंडियन आर्मी जाती है, भेज दिया जाता है इंडियन आर्मी को हैदराबाद में। 5 दिन के अंदर अंदर ही हमारे इंडियन आर्मी जितने भी जो रजाकारास थे, सेना थी जो राजा की, उनकी धज्जियां उड़ा देती है और उनको मजबूर कर देती है सरेंडर करने के लिए, खूब अच्छे से धोती है। 5 दिन के बाद 18 सितंबर 1948 को रजाकारा सरेंडर कर देते हैं, नवाब हार जाता है और इस तरीके से ऑपरेशन पोलो लॉन्च करने की वजह से इंडियन आर्मी की हैदराबाद को भारत का हिस्सा बना लिया जाता है। 18 सितंबर 1948 निजाम फोर्सेस सरेंडर्ड। आफ्टर दिस ऑपरेशन पोलो हैदराबाद गॉट मर्ज विद इंडिया। और अब हमने देखा हैदराबाद भारत का हिस्सा बन गया है। अब हम आने वाली स्लाइड्स में देखेंगे केस स्टडी ऑफ मणिपुर और जम्मू एंड कश्मीर। दिस इज निधि गिल साइनिंग ऑफ। चैनल को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं। थैंक यू सो मच।